दोस्तों, परीक्षा मंथन के ऑनलाइन एकेडमी परिवार में मैं प्रशांत राय आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप उपस्थित हैं समय की ज़रूरत निबंध की पाठशाला में, और निबंध की पाठशाला से आप समझ चुके होंगे कि यहाँ बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कुछ निबंध से ज़रूरी जितनी चीज़ें होंगी सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, ताकि आप एक अच्छा निबंध लिख पाएँ, आप ये समझ पाएँ कि निबंध लिखा कैसे जाता है। दोस्तों, पिछले क्लास में मैं आपको बता चुका हूँ कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में निबंध की महत्वपूर्ण भूमिका है, और वह भूमिका किस रूप में है, और आप निबंध में बेहतर परफॉर्मेंस करके कैसे अपनी रैंकिंग में सुधार कर सकते हैं, या फिर कुछ नंबर से अगर प्रतियोगी परीक्षा से बाहर हो रहे हैं तो आप सिलेक्शन पा सकते हैं। दूसरा अध्याय उसमें यह था कि निबंध क्यों, आखिर प्रतियोगी परीक्षाओं में निबंध क्यों पूछा जाता है, इस संबंध में चर्चा की गई थी। और तीसरा जो कल का चैप्टर था, या एक अध्याय कहें तो वह एक महत्वपूर्ण अध्याय था, जिसमें यह देखा गया कि संघ लोक सेवा आयोग निबंध के संदर्भ में क्या दिशा निर्देश देता है, और उस दिशा निर्देश के आधार पर निबंध की बारीकियों को हमने देखा कि निबंध में कौन कौन सी बिंदु होने चाहिए। हम एक प्रतियोगी परीक्षा के लिए क्या अपेक्षित है, आयोग क्या अपेक्षा कर रहा है अपनी प्रतियोगी परीक्षार्थी से, जो उसके अंदर होने चाहिए, इसका हमने विश्लेषण किया था। विभिन्न बिंदुओं को हमने देखा था, और उसमें हमने 5 बिंदुओं को चिन्हित किया था। पहला था विषय चयन। विषय चयन को लेकर सचेत रहें, सावधानी बरतें, कैसे विषय का चयन करें, क्योंकि कई शीर्षक दिए होते हैं निबंध लिखने के लिए, उसमें किसी एक पर ही लिखना होता है, तो उसमें अब एक का चयन करना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अगर आपका चयन गलत है तो आगे आप गलत ट्रैक पे चले जाएंगे, आप गलती कर बैठेंगे, आपके मार्क कम हो जाएंगे। तो विषय चयन महत्वपूर्ण होता है, और कल के क्लास में हमने देखा कि विषय चयन कैसे करना चाहिए। दूसरा जो बिंदु था वह विषय केंद्रित था, यानी विषय चयन के बाद विषय केंद्रित होकर हम क्या विचार करें, क्या मनन करें, क्या सोचें, और निबंध लिखने की शुरुआत हम कैसे करें। फिर हमने देखा था तीसरे बिंदु के रूप में विचारों का व्यवस्थित क्रम। सोच विचार तो कर लेते हैं, लेकिन एक क्रम अगर न हो विचारों के बीच तो तारतम्यता और धारा प्रवाह भंग हो जाता है, जिसके कारण निबंध पठनीय नहीं रह पाता है। तो इसके संबंध में भी हमने देखा था। चौथे बिंदु को हमने देखा था कि संक्षिप्त रूप में या सारगर्भित रूप में निबंध कैसे लिखा जाए। इसके लिए महत्वपूर्ण क्या है कि हम सारगर्भित कैसे निबंध लिख सकते हैं, इसके संबंध में हमने कल के क्लास में देखा था। और पांचवा और अंतिम महत्वपूर्ण जो बिंदु था वह यह था प्रभावी तथा सही अभिव्यक्ति कैसे की जाए निबंध में। तो दोस्तों, कल के जितने भी ये चरण थे, जो 5 चरण जो दिखाई दे रहे हैं निबंध के, ये 5 चरण दोस्तों निर्माण योजना के स्तर पर थे, यानी निबंध के निर्माण की हम योजना के स्तर पर थे कि निबंध निर्माण की योजना कैसी होनी चाहिए, यानी हम योजना संपूर्ण रूप से बना रहे थे। योजना के पश्चात जो अगला बिंदु आता है वह क्रियान्वयन आता है, यानी उसे क्रिया रूप में बदलना। इसे आप ऐसे समझिए दोस्तों, हम एक घर बनाने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हम किसी कारीगर से मिलते हैं और घर का ढांचा तैयार करते हैं, घर का खाका तैयार करते हैं, और कहते हैं कि हमारा घर कैसा होना चाहिए, कहाँ लैट्रिन बाथरूम होगा, कहाँ किचन होगा, कहाँ बेडरूम होगा, कहाँ डाइनिंग टेबल डाइनिंग रूम होगा। इन सब के बारे में हम एक खाका खींचते हैं। अगर यह खाका हमारे सामने न हो तो घर का निर्माण हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं हो पाएगा, या होगा भी तो बहुत अधिक गुंजाइश रहेगी कि घर बनने के बाद हम उससे संतुष्ट न हो पाए। अरे यार, ये तो गलत हो गया, किचन का सुधार होता, बाथरूम का सुधार होता, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे दिमाग में हंट करने लगेंगी। अब तो गलती कर बैठे तो फिर हम अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो दोस्तों, निर्माण योजना और ढांचा महत्वपूर्ण है। अगर सीधे घर बनाने पर आप लग जाएंगे तो गलतियां कर बैठेंगे। यही कारण है कि आप एक घर की वास्तुशास्त्र की तरफ इसे समझिए कि पहले हमें सोचना होता है कि हम घर कैसे बनाएंगे, कितनी लागत में बनाएंगे। यहाँ लागत का हमारा संबंध शब्द से है कि हमारे शब्द कितने हैं हमें मिले हुए। 1000 से 1200 अगर यूपीएससी में हमें शब्द मिले हैं, यूपी पीसीएस में 700 शब्द मिले हैं, आरओ में 600 शब्द मिले हैं, तो ये शब्द क्या है? हमारी लागत है। इसी के अंदर हमें सब कुछ अपना भवन खड़ा कर लेना है, इससे बाहर नहीं जाना है। कुछ कम या कुछ अधिक हो सकता है।
तो दोस्तों हमें इतनी पाबंदियों में भी नहीं रहना है, कुछ कम या कुछ अधिक हो सकता है, लेकिन उसी के आसपास हमें ठहरे रहना है। हमें लागत से अधिक जाएंगे तो क्या होंगे, कर्जदार होंगे, कर्ज में हम डूब जाएंगे। कम में होंगे तो लोग कहेंगे यार देखो बचा लिया पैसा, हड़प गया। तो दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए। यही कारण है कि दोस्तों अब क्रियान्वयन पर हम जब चलते हैं तो इस संबंध में कुछ प्रक्रिया से संबंध पहले हम कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों को दोस्तों देख लेते हैं कि महत्वपूर्ण कुछ दिशा निर्देश हैं जिससे हमारा भवन बेहतर बन जाए, उत्तम बने, यानी हमारे निबंध की जो लिखावट हो वो उत्तम हो, सुंदर हो, आकर्षक हो। तो ये महत्वपूर्ण दिशा निर्देश क्या है? तो दोस्तों ये आयोग के दिशा निर्देश नहीं है, मैं आपको एक तरह से यह सलाह देता हूं, और यह मैं आपको सलाह यह देता हूं कि निबंध के लिए कोई खास फॉर्मेट नहीं है। अगला शीर्षक है निबंध का ढांचा, लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं निबंध का कोई खास फॉर्मेट नहीं है। सामान्यतः इसे 3 भागों में तोड़ा जाता है, भूमिका, मुख्य भाग और उपसंहार या निष्कर्ष के रूप में। तो दोस्तों ये सामान्य सी चीज है, लेकिन निबंध का अपना कोई फॉर्मेट नहीं है। मैं आगे विस्तार से बताऊंगा कि निबंध हम किस किस तरह से लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। तो पहले हम महत्वपूर्ण निर्देश को देखें कि यह महत्वपूर्ण निर्देश आखिर क्या है, या मैं आपको क्या सलाह देना चाहता हूं। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि हम सलाह दे रहे हैं। दोस्तों इसके बिना यह महत्वपूर्ण चीज है, इसके बिना आप आगे नहीं जा पाएंगे, एक बेहतर निबंध तो कतई नहीं लिख पाएंगे। तो दोस्तों महत्वपूर्ण है कि आप अनवरत और वैविध्यपूर्ण अध्ययन करें। पहला क्या है, पहला निर्देश हम या सलाह की बात करें तो पहला कि अनवरत आप खूब पढ़ें, निरंतर पढ़ें और वैविध्यपूर्ण अध्ययन करें दोस्तों, यानी विविधता से भरा हुआ आपका अध्ययन क्षेत्र होना चाहिए। यह नहीं कि हम आपदा पर पढ़ रहे हैं, प्रकृति का हम अध्ययन कर रहे हैं, जलवायु पढ़ रहे हैं तो केवल हम उसी पे पढ़ रहे हैं। नहीं दोस्तों, हर एक बिंदु पर हमारा अध्ययन का जो क्षेत्र होना चाहिए वो विविधता से भरा हुआ होना चाहिए। आप जानते हैं निबंध कब कहां से पूछ दिया जाएगा, कोई नहीं जानता है। अगर आप विविधता से भरा हुआ आपका अध्ययन क्षेत्र नहीं है तो आप चूक जाएंगे, आप गलती कर बैठेंगे, आपसे बहुत सारी चीजें आपसे बाहर हो जाएंगी। तो दोस्तों मैं पहला आपको सुझाव यही दूंगा कि अनवरत एवं वैविध्यपूर्ण अध्ययन यह है। तो आप निबंध कहीं से भी पूछा जाएगा या इंटीग्रल अप्रोच अगर अपनाना हो, एक दूसरे सब्जेक्ट को अगर कनेक्ट करके भी अगर आपको बताना हो, तो आपका अध्ययन अगर वैविध्यपूर्ण है, विविधताओं से भरा हुआ है, तो आप निबंध इंटीग्रल अप्रोच से भी आप लिख पाएंगे, एक दूसरे सब्जेक्ट को कनेक्ट करके आप लिख पाएंगे, एक दूसरे विचार को कनेक्ट करने की क्षमता आप में विकसित हो जाएगी। दूसरा है अभ्यास, लेखन का अभ्यास, लेखन अभ्यास हम कह सकते हैं। तो दोस्तों आपको निबंध लिखने का निरंतर अभ्यास भी करना होगा। अगर आप अभ्यास नहीं करते हैं, सीधे परीक्षा हाल में जाते हैं, तो बहुत अधिक संभावना है कि आप असफल हो जाएंगे। आप जो लिखना चाहेंगे वो नहीं लिख पाएंगे, लिखते वक्त ही आपको महसूस होने लगेगा यार मैं गलती कहीं ना कहीं कर बैठा हूं। तो दोस्तों लेखन का अभ्यास आपको निरंतर करना होगा। किसी विषय को पढ़िए, उस विषय पर 3-4 निबंधों को पढ़िए, 3-4 लेख को पढ़िए, यहां तक कि समाचार पढ़ लीजिए। वह भी न हो दोस्तों अखबार पढ़ रहे हैं, समाचार में देख लीजिए, न हो तो दोस्तों से विचार विमर्श कर लीजिए, अपने गुरुजनों से उस पर चर्चा कर लीजिए और पुनः अपना दृष्टिकोण विकसित करते हुए ध्यान दीजिएगा। निबंध लेखन का आप अभ्यास अनवरत कीजिए। जो तीसरा जो चरण है यह स्वमूल्यांकन का चरण है। तो दोस्तों आप अपने निबंध का मूल्यांकन भी करते चलें। इसके लिए एक और तरीका है कि अपनी आंखें जो हैं वे स्वयं को नहीं देख पाती हैं। आंखों के पास क्षमता है पूरी दुनिया को देख लेने की, लेकिन खुद को देखने की क्षमता उसके अंदर नहीं है। कहा भी जाता है कि दीप तले अंधेरा, दीपक के तली में अंधेरा होता है, उसके पीछे देखिए किसी लाइट के, वहां अंधेरा दिखाई देता है। तो दोस्तों आप अगर स्व मूल्यांकन में यह आपको देखना होगा कि यहाँ परीक्षक आपका मूल्यांकन नहीं करता है, इसमें तो अपना मूल्यांकन आप स्वयं करते हैं और स्व में वे सारे लोग भी आते हैं जो आपके परिचित हैं।
जैसे आपके मित्र आ जाएंगे, आपके गुरुजन आ जाएंगे, आपका अगर कोई बड़ा भाई है या आसपास पड़ोस में अगर आप कहीं रूम लेकर रहते हैं किसी शहर में, तो वहाँ अगर आपसे अधिक कोई जानकारी रखता है, कोई पहले से अगर तैयारी कर रहा है, तो ऐसे लोगों से आप जिनसे आप परिचित हैं अपने निबंध का मूल्यांकन कराते चलें। इससे यह होगा कि आपकी निबंध में जो त्रुटियां होंगी वो आपको दिख जाएंगी कि आप गलती कहां कर रहे थे या कौन से बिंदु हैं जो आप निबंध में छोड़कर आगे बढ़ रहे थे या जो आपसे छूट गया था जाने अनजाने। तो दोस्तों अगला चरण है स्वमूल्यांकन का, यह भी आपको कराना होगा। तो इसके लिए आप स्वयं निबंध 1 से 2 बार अपना लिखा हुआ ही पढ़ें, उसके बाद अपने मित्रों से जो आपसे अधिक जानते हैं, जो आपको लगे कि ये मुझे अच्छी सलाह दे सकते हैं, उनसे दिखाइए, अपने गुरुजनों से दिखाइए, आपका बड़ा भाई हो तो उन्हें दिखा दीजिए और इस तरह से अपने त्रुटियों को दूर करने का प्रयास करिए। और स्वमूल्यांकन एक इसके लिए बेहद उत्तम हथियार है, बेहद उम्दा हथियार है दोस्तों। अगला जो चरण आता है वह आता है समूह चर्चा का, ग्रुप डिबेट का, डिस्कशन का। तो दोस्तों अपने मित्र के साथ आप समूह चर्चा करें, समूह चर्चा करें। तो दोस्तों समूह चर्चा से यह होगा कि नए नए विचार निकल कर आते हैं। कई लोग जब एक ही विषय पर जब डिबेट कर रहे होते हैं, जब चर्चा कर रहे होते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं, तो उसमें कई लोगों के विचार निकल कर आते हैं। तो दोस्तों सबके विचारों से यह होगा कि आपके जो विचार होंगे वो विकसित होंगे और परिपक्व भी होंगे। और जब कई लोगों से जब आप चर्चा करेंगे तो उसमें कई बिंदु निकल कर भी सामने आएंगे जो आप अकेले में नहीं देख सकते थे। उन बिंदुओं को, उन बिंदु जो आपसे अछूते रह सकते थे, उन्हें भी आपको देखने का अवसर मिलेगा। यहाँ यह भी अवसर मिलेगा कि कुछ लोग आलोचना करेंगे और कुछ लोग पक्ष में तर्क देंगे, यानी पक्ष और विपक्ष दोनों आपको ग्रुप डिस्कशन में दिखेगा। और निबंध में आप जब जाएंगे तो ऐसा कभी कंडीशन आता है कि हमें तर्क देना हो पक्ष विपक्ष में, तो वह आपके लिए फायदेमंद साबित होगा, वह आपके लिए निर्णायक रूप से लाभदायी होगा। तो दोस्तों समूह चर्चा में एक गतिशीलता होती है, इसमें एक दोस्तों सहभागितापूर्ण रवैया होता है सबके साथ। लेकिन एक चीज दोस्तों इससे यह भी फायदा होता है, वह महत्वपूर्ण फायदा यह है कि जब हम ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो हमें सुनने का अवसर भी मिलता है। हम दूसरे की बात सुनते हैं तो सुनने से क्या हुआ, आज का समय है कि हम केवल कहना जानते हैं, दूसरे की सुनते कम है। किसी भी व्यक्ति को उठाकर देख लीजिए, वह सुनता दूसरे की कम है, कहता अधिक है। तो दोस्तों हमें सुनने के प्रति धैर्य हमारे अंदर पैदा होता है। समूह चर्चा में हम सुनने के प्रति जागरूक होते हैं, क्योंकि जब तक यहां एक महत्वपूर्ण ध्यान है, खूब सुनिए लोगों की, जितना सुनिए उससे अधिक मनन कीजिए, उससे अधिक गुनिए कि क्या बातें हुई, क्या चर्चा हुई, इसके महत्वपूर्ण फैक्ट क्या हैं, उन पर मंथन कीजिए। और इसके बाद बहुत कम मंथन करने के बाद बहुत कम बोलिए, जरूरत हो उतना ही आप बोलिए। अगर उतना आप बोलेंगे तो वह प्रभावपूर्ण होगा और सारगर्भित भी होगा। जितना कम बोलेंगे उतनी गलती होने की संभावना भी कम रहेगी। तो यही कारण है कि दोस्तों ग्रुप डिस्कशन, समूह चर्चा आपके लिए लाभदायी इसमें साबित होगा। आप यहां तक कि समूह चर्चा करते हैं तो आप इंटरव्यू, साक्षात्कार तक जाते हैं, उसके लिए भी यह आपके लिए फायदेमंद साबित होगा, लाभदायी और अंकदायी दोनों साबित होगा। दोस्तों कारण क्या है कि समूह चर्चा से जो हमारे विचार होते हैं वह उर्वर हो जाते हैं, परिपक्व बनते हैं, हमारे विचारों में एक तीक्ष्णता आती है। तो दोस्तों कहा भी गया है उपनिषद में, वादे वादे जायते तत्वबोधा, वाद विवाद से ही तत्वबोध होता है। अर्थात पहले क्या होता था, वाद विवाद होता था, और वाद विवाद से ही क्या होता है, तत्व का बोध होता है, विचारों का बोध होता है और परिपक्वता आपके अंदर आती है। लेकिन एक बात का आप हमेशा ख्याल रखिएगा, समूह चर्चा में ही आप हमेशा इस बात का ख्याल रखिएगा, मतभेद रखिएगा, मतभेद कीजिएगा, पर मन भेद आप मत कीजिएगा। दोस्तों मन भेद मत कीजिएगा। मत का मतलब विचारों में विचारों में भेद होना चाहिए, अंतर होना चाहिए कि हम आपके विचारों से सहमत नहीं हैं या आप हमारे विचारों से सहमत नहीं हो सकते हैं। तो यह मतभेद होना चाहिए हम दोस्तों के बीच, या गुरुजनों से आपका हो सकता है कि मतभेद रहे, लेकिन दोस्तों मन भेद कभी किसी से मत कीजिएगा।
मनभेद आप करेंगे तो दोस्तों इससे जानते हैं क्या होगा, आपके अंदर नफरत पैदा होगी, घृणा पैदा होगी, क्रोध आएगा और इसमें आपका अपना ही अहित होगा। तो दोस्तों हमेशा मतभेद की स्थिति में भले रहिए, लेकिन कभी भी मनभेद की स्थिति में मत रहिए। मतभेद है तो अपने पक्ष में आप उत्तम से उत्तम और मजबूत से मजबूत साक्ष्य और प्रमाण उपस्थित कीजिए कि सामने वाला व्यक्ति आपकी बात को मानने के लिए सहमत हो जाए। अगर ऐसा नहीं है, अगर प्रस्तुत आप नहीं कर पा रहे हैं तो सामने वाले आपके उत्तर को क्यों मानेगा? नहीं मानेगा। हम कह रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, इसके पक्ष में हम साक्ष्य प्रस्तुत न करें। जलवायु परिवर्तन बहुत तेजी से हो रहा है, इस संबंध में हम साक्ष्य प्रस्तुत न करें, कोई रिपोर्ट आपको न दिखाएं और कोई आंकड़े आपको हम ना दें और कहें कि आप मान लीजिए। आप क्यों मानेंगे? जब हम साक्ष्य, रिपोर्ट, तर्क जब प्रस्तुत करेंगे तो आप हमारी बात मानने के लिए सहमत नजर आएंगे, हमसे संतुष्ट नजर आएंगे। तो दोस्तों मनभेद करिए, लेकिन मनभेद मत कीजिएगा और अपने मत के संदर्भ में जिस पर आप अडिग हैं उस पर दोस्तों ध्यान दीजिए। उसके पक्ष में आपके पास तर्क भी होने चाहिए, साक्ष्य, प्रमाण, आंकड़े, रिपोर्ट इत्यादि होने चाहिए। और दोस्तों यही साक्ष्य, तर्क, रिपोर्ट आपके में जब निबंध लिखने जाएंगे, जब निबंध का जब मुख्य भाग लिखेंगे उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। किसी से सहमति और असहमति के जो बिंदु हैं दोस्तों, यह निष्कर्ष में महत्वपूर्ण आपकी भूमिका रोल करेगा, वहां सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा। तो दोस्तों आप समूह चर्चा कीजिए और समूह चर्चा पर इन चीज़ों पर विचार कीजिए और इसका ध्यान रखिएगा। अगली जो मैं बात करूं दोस्तों पांचवें बिंदु की, तो पांचवें बिंदु में दोस्तों आप विभिन्न पत्र पत्रिकाओं का अवलोकन कर सकते हैं। तो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं का अवलोकन। तो इसमें दोस्तों पांचवें भाग में आप विभिन्न महत्वपूर्ण जो निर्देश है, पांचवें भाग में आप विभिन्न पत्र पत्रिकाओं का अवलोकन कर सकते हैं। दोस्तों अब बात आती है कि वे कौन सी पत्रिकाएं लें। तो दोस्तों भारत सरकार के प्रकाशन विभाग की पत्रिकाएं है, कुरुक्षेत्र है, योजना है, विज्ञान प्रगति है, उन्हें आप लेकर पढ़ सकते हैं। मंथली आती हैं, उन्हें आप पढ़ सकते हैं। तमाम सारे अखबार निकलते हैं तो उनके संपादकीय को आप पढ़ सकते हैं। आप जाकर अर्थ जगत की जो उसमें होता है, एक आर्थिकी होती है जिसमें अर्थ जगत से संबंधित एडिटोरियल होता है, उसे आप जाकर देख सकते हैं। प्रारंभिक पृष्ठ और अंतिम पृष्ठ जिसमें देश विदेश होता है और प्रारंभिक पृष्ठ जिसमें राष्ट्रीय घटनाक्रम होता है, इसे आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और ये सारी चीज़ें दोस्तों आपके परीक्षा के लिए और विशेष रूप से निबंध तो है ही, आपके साक्षात्कार तक ये चीज़ें काम आएंगी। तो आप विभिन्न पत्र पत्रिकाओं का सहारा ले सकते हैं, उनके एडिटोरियल को आप पढ़ सकते हैं, उनके संपादकीय को पढ़ सकते हैं। लेकिन संपादकीय आप पढ़ें तो वहाँ एडिटोरियल में दो तरह के हमें लिखे हुए लेख मिलते हैं। पहला होता है लेख और दूसरा होता है निबंध। दोस्तों लेख और निबंध के बीच जिसे हम आर्टिकल कहते हैं और जिसे हम एसे कहते हैं, तो हम कह रहे हैं पत्र पत्रिकाओं को पढ़िए। तो पत्र पत्रिकाओं में या अगर कहें दोस्तों संपादकीय में लेख अधिक होते हैं, निबंधों की मात्रा जो होती है वह लेख की अपेक्षा कम होती है। तो दोस्तों लेख और निबंध में बहुत महीन अंतर है, यह फर्क करना बहुत कठिन होता है। फिर भी कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनसे हम लेख और निबंध के बीच में हम अंतर को स्पष्ट कर सकते हैं, दोनों के बीच के अंतर को। तो अब दोस्तों यह हमें समझना होगा कि लेख क्या है और निबंध क्या है, और हम निबंध जब लिखने जाएं तो लेख हमारे किस काम आ सकता है और कैसे काम आ सकता है, तो हम इस पर भी चर्चा कर लें। तो दोस्तों लेख के संदर्भ में मैं बता दूं, लेख जो होता है यह ऑब्जेक्टिव होता है, वस्तुनिष्ठ होता है। लेख क्या होता है? वस्तुनिष्ठ होता है, जबकि जो निबंध होता है यह आत्मनिष्ठ होता है, सब्जेक्टिव होता है। एक चीज यहां स्पष्ट कर लो कि वस्तुनिष्ठ या ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव या आत्मनिष्ठ कैसे होते हैं। तो इस संदर्भ में मैं दोस्तों बता दूं, लेख में आपको अपने कहने की स्पेस बहुत कम होता है या नहीं के बराबर होता है। लेख में आपके स्वयं की अभिव्यक्ति न्यूनतम होती है, जबकि निबंध में आपके स्वयं की उपस्थिति अधिकतम होती है। यही दोनों के बीच मुख्य फर्क है। यही कहा है कि वस्तुनिष्ठ है, ऑब्जेक्टिव है,
क्योंकि इसमें आपका व्यक्तित्व तो बहुत कम परीक्षित होता है, परिलक्षित होता है। इसमें आपके विचार बहुत कम होते हैं, जबकि उनके लिए स्पेस इसमें कम होता है। जबकि निबंध में आप आत्मनिष्ठ होते हैं, अपने विचारों का खुले रूप में वर्णन कर सकते हैं। निबंध में आपके व्यक्तित्व की स्पष्ट छाप इसमें दिखाई देती है। यही कारण है कि निबंध जो होता है इसमें आप स्वयं उपस्थित होते हैं। कल की क्लास में मैंने बताया था कि निबंध प्रतियोगी परीक्षार्थी के व्यक्तित्व का आईना है, जिसमें वह स्वयं उपस्थित होता है। यही कारण है कि निबंध सब्जेक्टिव होता है दोस्तों, यह आत्मनिष्ठ होता है। अब मैं बात करूं तो निबंध की जो शैली होती है यह सर्वकालिक होती है। निबंध जो होता है वह सर्वकालिक होता है। किसी विषय पर निबंध लिखा गया है तो वह बहुत लंबे समय तक प्रासंगिक रहता है, यह सर्वकालिक होता है। जबकि जो लेख होते हैं ये समकालिक होते हैं, यह समय के साथ खत्म हो जाता है, इसकी उपयोगिता समाप्त लगभग हो जाती है। आप जानते हैं यही कारण है कि निबंध 15वीं शताब्दी में लिखे गए या 16वीं शताब्दी में लिखे गए या फिर 20वीं शताब्दी में कभी भी लिखे गए, आज भी उनकी प्रासंगिकता बनी हुई है, क्योंकि वे अपने समय की सीमा का अतिक्रमण करते हैं। निबंध क्योंकि उसमें विचार की जगह के लिए स्पेस होता है, लेखक की कल्पना के लिए, लेखक के दृष्टिकोण के लिए स्पेस होता है। जबकि आर्टिकल में यह स्पेस नहीं होता है उतना पर्याप्त, होता भी है तो बहुत कम होता है, न्यूनतम, जबकि यहाँ अधिकतम होता है। लेख में दोस्तों आंकड़ों, तर्कों, प्रमाणों के आधार पर अपने सिद्धांत या अपने मत का दोस्तों समर्थन किया जाता है। स्पष्ट हुआ। जबकि निबंध में केवल समर्थन नहीं किया जाता है, अपने खुले रूप में अपने भावों को व्यक्त किया जाता है, अपने सिद्धांतों को एक तरह से कहें तो उभारा जाता है। और इस तरह से लेख और निबंध में एक मूलभूत अंतर है कि वस्तुनिष्ठ है, ये आत्मनिष्ठ है, यानी ये ऑब्जेक्टिव है, ये सब्जेक्टिव है। इसमें आपके विचार, आपकी कल्पना शक्ति, आपके दृष्टिकोण के लिए कम स्पेस है, इसमें इन सब के लिए निबंध में अत्यधिक स्पेस है। लेख जो है यह समकालीन है, समकालिक होता है। निबंध जो होता है यह दीर्घकालिक होता है, यह सर्वकालिक होता है और यह दीर्घ समय तक रहता है। यह मूलभूत मुख्य अंतर है। लेख में जहां हमारे लिए किसी अंश को उद्धृत करने के बहुत कम चांस होते हैं, मुहावरों, लोकोक्तियों, व्यंग, हास्य व्यंग इत्यादि का हम लेख में प्रयोग करते हैं, लेकिन बहुत कम कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। लेकिन निबंधों में दोस्तों हम किसी के कथनों का उदाहरण देते हैं, हम किसी घटना का जिक्र कर लेते हैं, हम किसी विषय वस्तु को के अंशों को उठाकर यहाँ रखकर अपनी बात को सिद्ध कर देते हैं। तो निबंध में इसके लिए अधिक स्पेस हमें दिखाई देता है और यही इन दोनों के बीच अंतर है। यही कारण है कि जब आप अखबार उठाते हैं तो आप जब लेख पाएंगे तो आप लेख में यही पाएंगे कि अगर नई शिक्षा नीति बनी तो तर्क और प्रमाण के द्वारा या तो उसका समर्थन कर दिया जाता है या उसका खंडन कर दिया जाता है या दोनों के बीच का रास्ता निकाल दिया जाता है। लेकिन वही अगर निबंध लिखा जाता है, नई शिक्षा नीति पर निबंध लिखना हो तो आपके दृष्टिकोण इसमें परिलक्षित होने लगते हैं कि आप क्या चाहते हैं, आपके अपने विचार क्या हैं। और इस तरह से दोस्तों यह निबंध जो है ये सब्जेक्टिव हो जाता है। आगे दोस्तों हम बात करें, हमने देखा महत्वपूर्ण दिशा निर्देश, आपके लिए महत्वपूर्ण सलाह था। 5 बिंदु थे और इन 5 पर आपको ध्यान देने की जरूरत है यदि एक अच्छा निबंध लिखना चाहते हैं। आगे दोस्तों मैं बात करूं तो यहां आप देख रहे हैं निबंध का ढांचा, यानी निबंध का ढांचा कैसा हो। तो मैं पहले बताया हूं निबंध का कोई बना बनाया ढांचा नहीं है, इसका कोई क्लेवर बना बनाया नहीं है कि मिला और आपने घटक लिया या उसी फॉर्मेट पर आपने लिख दिया, इसके लिए कोई ढांचा नहीं है। लेकिन मुख्य रूप से 3 भागों में इसे हम बांटते हैं। पहला भाग है दोस्तों भूमिका, दूसरा भाग है मुख्य भाग, तीसरा भाग है निष्कर्ष या उपसंहार या समापन जिसे आप कहते हैं। भूमिका को आप अगर हम कहें कि एक व्यक्ति है तो भूमिका को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। भूमिका हमारे सर की तरह यानी हमारे गले से ऊपर हमारे चेहरे की तरह होता है। भूमिका को हम निबंध का चेहरा कह सकते हैं। भूमिका क्या है? निबंध का चेहरा है। मुख्य भाग को हम धड़ कह सकते हैं और निष्कर्ष को हम पैर कह सकते हैं।
अब आप सोच रहे होंगे हम ये डिफाइन क्यों कर रहा हूं, तो दोस्तों हम एक व्यक्ति को ही लेकर हम इसको डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, परिभाषित करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप अच्छी तरीके से इस निबंध को समझ सकें कि निबंध होता कैसा है। सर आप देख रहे हैं चेहरा, सर इसे कह सकते हैं, यहां से कमर तक आप धड़ कह सकते हैं, कमर के नीचे पैर का हिस्सा है। तो इसे 3 भाग में हम तोड़कर पढ़ेंगे और एक एक कर जानेंगे। दोस्तों हम चेहरा या धड़, सर इसे क्यों कह रहे हैं, तो अब स्पष्ट कर दो। हमारा जो परिचय किसी से होता है दोस्तों, वह चेहरे से होता है। आप किसी के सामने जाते हैं, यहां तक कि अपने घर में जाते हैं, तो आपका परिचय आपके सर से होता है। आपको देखते ही लोग पहचान लेते हैं, अरे वह अमुक व्यक्ति हैं, अरे ये फला है। अगर वही चेहरा अगर ढक दिया जाए तो पहचानने में दिक्कत होने लगेगी, अरे यार कौन है। तब लोग कपड़े से पहचानते हैं कि अच्छा ये कपड़ा वही व्यक्ति पहनता है, अच्छा वो है। अगर कपड़े चेंज कर दिए जाए और चेहरे ढक दिए जाए तो पहचानना मुश्किल हो जाएगा आपको। तो दोस्तों निबंध की भूमिका उसका चेहरा है, उसका सर है, और यही कारण है कि निबंध की पहचान भूमिका में ही स्पष्ट हो जाती है कि आप आगे करने वाले क्या हैं। आपका चेहरा जितना हंसमुख होगा, जितना आकर्षक होगा, आपका चेहरा जितना प्रफुल्लित होगा, उतना ही ये प्रभावी होगा आपका व्यक्तित्व। अगर चेहरा ही मुरझाया हुआ हो, शरीर खूब गठा हुआ हो, शरीर बहुत अच्छा हो, चेहरा मुरझाया हुआ हो, लोग कहेंगे अरे यार क्या इसको आफत हो गया है। तो दोस्तों चेहरा क्या है, निबंध की पहचान है। तो चेहरा ऐसा होना चाहिए कि देखने वाला व्यक्ति पहली ही नजर में आपको पसंद कर ले, आपसे आकर्षित हो जाए। अर्थात निबंध की भूमिका ऐसी होनी चाहिए कि अगर परीक्षक आपका निबंध पढ़ना शुरू कर रहा है तो पढ़ते ही आपके निबंध के आकर्षण में वह बंध जाए कि वाह क्या लिखा है इसने। तो यानी निबंध की भूमिका आपकी ऐसी होनी चाहिए। बात करूं दोस्तों अब भूमिका में क्या होना चाहिए, तो भूमिका आपका परिचय पत्र है। चेहरा जैसे परिचय है शरीर का, वैसे ही भूमिका क्या है, परिचय पत्र है निबंध का। अगर परिचय पत्र ही अगर कठिन है, कहीं जाते हैं तो परिचय पत्र दिखाते हैं, वरना प्रवेश नहीं मिलेगा। अगर परिचय पत्र ही आपका गलत है तो आगे जो परीक्षक होगा मुख्य भाग को अनमने ढंग से पढ़ेगा या फिर एक सामान्य मार्किंग करके आगे बढ़ जाएगा, आप धरे के धरे रह जाएंगे। तो भूमिका को उस तरीके से लिखिए कि आकर्षक हो, क्योंकि यह आपका परिचय पत्र है, निबंध का परिचय पत्र है। दोस्तों यही कारण है कि इसे प्रभावपूर्ण एवं जिज्ञासापूर्ण लिखना चाहिए कि पढ़ते ही परीक्षक के अंदर एक जिज्ञासा पैदा हो जाए कि आगे क्या लिखा हुआ है, आगे क्या होगा, निबंध में आगे कौन से विचार और कल्पना शक्ति आने वाली है, कौन सा दृष्टिकोण हमें मिलने वाला है। तो वह जिज्ञासापूर्ण भूमिका होनी चाहिए। इसके आगे बात करो दोस्तों, आप जानते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, यानी आपकी भूमिका का फर्स्ट इंप्रेशन ही अगर गलत है तो लास्ट इंप्रेशन क्या होगा आप समझ सकते हैं। तो आपकी जो भूमिका होनी चाहिए, जो आपका चेहरा होना चाहिए, ये फर्स्ट इंप्रेशन आपके लिए महत्वपूर्ण है और यही अंत तक बना रहता है। अगर यहां आप निगेटिव हैं तो अंत तक यह निगेटिव धारा अंत तक बनी रहेगी, समापन तक, निष्कर्ष तक। यहां आप पॉजिटिव हैं तो यह धारा यहां तक दिखाई देगी परीक्षक के मन में। और यही कारण है कि दोस्तों भूमिका महत्वपूर्ण हो जाता है। एक समस्या आती है कि भूमिका हम कितने शब्दों में लिखें। तो दोस्तों मैं शब्द की चर्चा नहीं करूंगा कितने शब्द में लिखें, मैं प्रतिशत की चर्चा करूंगा। कारण है कि अगर मैं कह दूं कि आप 150 शब्दों में भूमिका लिखिए, 150 शब्दों में निष्कर्ष लिखिए, 300 शब्द यही हो गए, तो फिर मुख्य भाग के लिए कम समय बचेगा। और अगर मुख्य भाग के लिए अगर 500 शब्द ही कहे गए हो तो फिर लिखेंगे क्या। इसलिए मैं शब्द की यहां चर्चा नहीं करूंगा। मैं यह कहना चाहूंगा जितने शब्द दिए गए हैं उसके 7 से 10% शब्द में भूमिका होनी चाहिए। यानी अगर 700 शब्दों में अगर निबंध लिखने के लिए कहा गया है यूपीपीसीएस में, तो 700 शब्दों का 7 से 10% यानी 55 से 70-80 शब्दों में आप भूमिका खत्म कर दीजिए। इसीलिए मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूं। 600 शब्दों में लिखने के लिए कहा गया है तो 50 से 60 शब्दों 65 शब्द में जाकर भूमिका को आप खत्म कर दीजिए। 1000 से 1200 यूपीएससी में भूमिका यूपीएससी में कहा जाता है लिखने के लिए, तो यानी वहां 100 से 120 या 130 शब्दों में आईएएस की भूमिका आप लिख सकते हैं, क्योंकि वहां शब्द सीमा क्या है, अधिक है। यही कारण है कि 7 से 10% शब्द
का चयन कीजिए। भूमिका के लिए आपकी जो निबंध की जो कसौटी दी गई है, कितने शब्दों में आपको निबंध लिखना है, कसना है निबंध को, तो उसके 7 से 10% शब्दों में, 11% में भी जा सकते हैं अगर जरूरी हो, महत्वपूर्ण हो तो। भूमिका इतने के अंदर ही आपकी होनी चाहिए। भूमिका के लिए दोस्तों आपका जो दृष्टिकोण होना चाहिए वो सामान्य दृष्टिकोण होना चाहिए, ताकि ये पढ़ते हुए न लगे कि क्या उजुल फुजुल की बातें कर रहा है। पहले ही आप किसी से जाएं मिलने और पहले ही व्यक्ति बहुत कठिन वर्ड अगर बोल दे तो फिर वहीं उलझन हो जाएगी। यही कारण है कि भूमिका कठिन नहीं होनी चाहिए। यहाँ जो आपका दृष्टिकोण होना चाहिए वह सामान्य दृष्टिकोण होना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखिएगा हमेशा भूमिका में। अब यह बात यह आती है कि दोस्तों भूमिका में आखिर रहेगा क्या। तो दोस्तों भूमिका जो है यह मुख्य भाग के लिए जमीन तैयार करती है, बांध की तरह। जैसे जब आप नदी में जाते हैं तो जब नदी में उतरना शुरू करते हैं तो आप थाह लगाते हैं कि जमीन कहां तक है। तो दोस्तों भूमिका जो है वह मुख्य भाग के लिए जमीन का निर्माण करता है, जिस पर आप खड़े होकर मुख्य भाग की तरफ आगे बढ़ते हैं और मुख्य भाग का विस्तार करते हैं। इसे आप ऐसे समझिए, चेहरा मैंने कहा है, सर कहा है। तो दोस्तों जब हम खाना खाते हैं तो खाना सबसे पहले हम कहाँ ले जाते हैं? मुख पर ले जाते हैं, अपने चेहरे के सामने भोजन ले जाते हैं, तब वह पेट के अंदर जाता है। हम सीधे सोचे कि हम भोजन पेट के अंदर डाल दें तो कठिनाई हो जाएगी, पड़ेगा ही नहीं, पेट चिरना पड़ जाएगा। तो यानी भूमिका में ही क्या होगी, यह आप लिख देंगे कि इसकी जमीन तैयार हो गई है, मुख्य भाग की जमीन यही है, और यही खड़ा होकर आपको निबंध लिखना होता है, आगे बढ़ना होता है। यानी ये पहला स्टेज है, पहला कदम नहीं बढ़ाएंगे, आप सोचेंगे एक ही बार हम छलांग लगा दें तो बहुत संभावना है कि आप गिर जाएंगे। तो पहला स्टेप आपको धैर्यपूर्वक रखना होता है, यह आपकी शुरुआत है। तो इसमें दोस्तों ध्यान रखिएगा, यह आपकी जमीन है, यह आपका चेहरा है, भूमिका आपका परिचय पत्र है। इसमें सामान्य दृष्टिकोण का परिचय दीजिए और 7 से 10% शब्द का चयन कीजिए। जितने शब्द कहे गए हैं उसके अधिकतम 10% शब्दों का इसमें चयन कीजिए, उतने शब्दों में भूमिका का समापन कीजिए। कोशिश करिए कि भूमिका एक पैराग्राफ में खत्म हो जाए। बहुत जरूरी हो, आईएएस का एग्जाम देने जा रहे हो तो वहां भूमिका को 2 पैराग्राफ में बहुत जरूरी हो तब ले जा सकते हैं, नहीं तो शब्द कम है तो कोशिश करिए कि भूमिका 1 पैराग्राफ में समाप्त हो जाए आपकी। अब भूमिका लिखने का तरीका क्या है, इस संबंध में भी हम चर्चा कर लें। तो भूमिका लिखने के कई तरीके हो सकते हैं दोस्तों। अब सबसे कठिनाई होता है शुरू करना ही, कि हम कैसे लिखें, क्या करें, कहां से शुरू करें, सबसे कठिन है ये चीज। तो दोस्तों इस कठिनाई से बचने के लिए हम कुछ तरीकों पर चर्चा करेंगे कि भूमिका किन किन तरीकों से हम लिख सकते हैं और ये तरीके किस पर निर्भर करते हैं। तो दोस्तों हम तरीके की बात करें, निबंध लिखने की तरीके, तो किसी प्रसिद्ध कहानी, कोई संक्षिप्त लघु कहानी ले सकते हैं, किसी संक्षिप्त घटना का हम जिक्र कर सकते हैं, किसी संक्षिप्त उदाहरण या किसी सूक्ति का सहारा ले सकते हैं, वहां से हम अपनी भूमिका की शुरुआत कर सकते हैं। पहला तो यह है। दूसरा हम ये देख सकते हैं कि किसी कविता या किसी प्रशंसनीय जो कथन है उसको उठा लें और वहां से हम शुरुआत कर दें अपनी भूमिका की। तीसरा तरीका ये है कि किसी जिज्ञासापूर्ण जो चौंकाने वाले महत्वपूर्ण कोई तथ्य आए हो, कोई रिपोर्ट हो, तो उनका उल्लेख करते हुए हम तुरंत भूमिका की शुरुआत हम वहां से कर दें। ग्लोबल वार्मिंग पर है तो कोई ग्लोबल वार्मिंग पर चौंकाने वाली अगर कोई रिपोर्ट आया हुआ है, कोई तथ्य आया हुआ है, ये प्रमाणिक और अद्यतन होने चाहिए, तो उससे हम शुरुआत इसकी भूमिका की कर सकते हैं। आगे मैं बात करूं तो विषय को विश्लेषित करने वाले या परिभाषित करने वाले शब्दों से भी भूमिका की शुरुआत की जा सकती है। जैसे समाज और साहित्य पर निबंध अगर लिखना हो तो आप समाज को परिभाषित करते हुए या साहित्य को परिभाषित करते हुए अपनी भूमिका की शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों यह अब निर्भर करता है कि ये तरीके जो हम बता रहे हैं, भूमिका के लिखने के जो तरीके बता रहे हैं, यह निबंध की मांग पर निर्भर करता है कि हमारे भूमिका लिखने के तरीके क्या हो सकते हैं, हम किस ढंग से भूमिका लिखें। तो पहला दोस्तों मैं बता चुका हूं, किसी घटना, किसी विशेष रूप से घटना के साथ साथ उदाहरण हो या किसी कोई प्रसिद्ध छोटी लघु कहानी हो, उससे हम शुरुआत कर ले भूमिका की। दूसरा है कि कविता या किसी प्रासंगिक या प्रसिद्ध कथन के द्वारा हम अपनी भूमिका का शुरुआत करें और निबंध आगे लिखते चलें। तीसरा है दोस्तों किसी चौंकाने वाले या जिज्ञासापूर्ण
तथ्य रिपोर्टों से हम भूमिका की शुरुआत करें और आगे लिखते चलें। अगला है कि कोई अपना निजी अनुभव है तो उस अनुभव के द्वारा भी हम उसे लिखना शुरू कर सकते हैं, भूमिका वहां से भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि निबंध में बता चुका हूं, क्योंकि आप प्रकट होते हैं, आपका व्यक्तित्व प्रकट होता है, तो आप अपने निजी अनुभव से भी भूमिका की शुरुआत कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करें तो विषय को परिभाषित करने वाले शब्दों से भूमिका की शुरुआत कर सकते हैं। प्रश्न पर आधारित भूमिका की शुरुआत कर सकते हैं कि प्रश्न पर आधारित भूमिका, जैसे अगर साहित्य और समाज पर निबंध है तो यदि साहित्य और समाज के बीच क्या संबंध हो सकते हैं, आपकी शुरुआत हो सकती है साहित्य और समाज के बीच क्या संबंध है, यदि है तो कैसा संबंध है, यानी ये प्रश्नपूर्ण भूमिका शुरुआत है निबंध की, तो यानी प्रश्नपूर्ण भूमिका का शुरुआत कर सकते हैं प्रश्नोत्तर प्रश्न शैली में। आगे मैं बात करूं तो दोस्तों विचारों को उद्वेलित करते हुए किसी कथन से या किसी तथ्य से आप निबंध की भूमिका की शुरुआत कर सकते हैं। ये सारे शुरुआत दोस्तों आप करेंगे तो निबंध की मांग क्या है या निबंध की स्थिति क्या है उस पर निबंध निर्भर करता है कि भूमिका हम कैसे लिखें और किस तरह लिखें। दोस्तों इसकी चर्चा जब हम अगली कक्षाओं में जब हम निबंध आपको पढ़ाएंगे किसी भी विषय पर, तो हम यथासंभव कोशिश करेंगे कि एक ही विषय पर हम कितनी तरह से भूमिका लिख सकते हैं और इसकी भूमिका की शुरुआत हम कैसे कर सकते हैं। तो यह आपके अभ्यास के लिए, क्योंकि आप शीर्षक में ही देख चुके हैं कि यह एक अभ्यासिक ढांचा है, तो आप अभ्यास के द्वारा दोस्तों अगली कक्षाओं में अभ्यास हम कराएंगे निबंधों की, तो वहां हम बताएंगे कि एक ही अगर शीर्षक है तो उस शीर्षक में हम कितनी तरह से भूमिका लिख सकते हैं, कौन भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है या कौन सी भूमिका आपके लिए अच्छी साबित होगी। इस तरह से भूमिका हो गया। अब हम आते हैं मुख्य भाग पर, धड़ पर, यानी ये निबंध का धड़ है। दोस्तों आप भोजन करते हैं तो कहाँ जाता है, पेट में जाता है, यानी अब आप जो कुछ भी लिखने जा रहे हैं यानी एक तरह से अब उसको ग्राह्य बनाने जा रहे हैं। भोजन अगर रूखा सूखा हो, आप पानी पीकर तब अंदर गटकेंगे, तो आपका जो धड़ होना चाहिए निबंध का रूखा सूखा नहीं होना चाहिए, कटु शब्द नहीं होने चाहिए, यह प्रभावपूर्ण और लालित्यपूर्ण होने चाहिए कि परीक्षक पढ़े तो पढ़ता चला जाए। ये नहीं कि पानी की तरह आप गटक रहे हैं, रूखा सूखा भोजन की तरह है, यार खाने का मन नहीं है लेकिन खा रहे हैं। परीक्षक को ऐसा ना लगे कि मुझे मजबूरी में ये निबंध पढ़ रहा हूं क्योंकि मुझे नंबर देना है, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए। दूसरी बात दोस्तों, मैं धड़ की बात इसलिए भी कर रहा हूं कि जो आप भोजन पेट में जो आप ग्रहण करते हैं, यह भोजन ही आपके संपूर्ण शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। आप भोजन नहीं करेंगे पेट में, शरीर को ऊर्जा नहीं मिलेगी, आप कुपोषण के शिकार हो जाएंगे। तो दोस्तों यदि आपके धड़ में अगर पेट में उपयुक्त भोजन अगर नहीं जा रहा है तो आपका शरीर कुपोषण से शिकार हो जाएगा, चाहे भूमिका कितनी प्रभावी हो, निष्कर्ष कितना प्रभावी हो, लेकिन जो धड़ है भोजन नहीं मिला, क्या होगा, चेहरा झुलस जाएगा, लटक जाएगा, पैर क्या होंगे, हिलने डुलने लगेंगे। तो दोस्तों भोजन भी ऐसा होना चाहिए कि आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक हो। स्वास्थ्यवर्धक का हमारा तात्पर्य यह है कि हम ऐसे शब्दों का चयन करें जो हमारे विषय से संबंधित हो, ऐसे तथ्यों ऐसे ज्ञान का प्रयोग करें, ऐसे प्रमाणों का हम प्रयोग करें जो हमारे निबंध के विषय से संबंधित हो। हम ऐसे प्रमाणों को ना उसमें ठूसने लगे जिसकी जरूरत ही नहीं है। लिखा गया है कि किसानों की समस्या पर समस्या शीर्षक दिया गया है निबंध के लिए और हम लिख रहे हैं किसानों के बारे में, समस्या की तरफ जा ही नहीं रहे हैं। ये नीति वो नीति सब कुछ कर रहे हैं लेकिन मूलभूत बेसिक समस्याओं की तरफ हम नहीं जा रहे हैं। तो क्या होगा, जो मांगा गया है वो तो हम दे ही नहीं रहे हैं। डॉक्टर ने कहा कि तुम खिचड़ी खाओ और हम खा रहे हैं कुछ और, डॉक्टर ने कहा हम सादा भोजन करें, हम भटछड़ कर रहे हैं कुछ और। तो दोस्तों क्या होगा, हम अपच हो जाएगा और अंततः क्या होगा, आप बीमार हो जाएंगे, आप रोग से ग्रस्त हो जाएंगे, आपके शरीर को पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिलेगी और आप क्या होगा, आपका नंबर कट जाएगा। तो दोस्तों धड़ में ऐसे ही उपयुक्त जितना मांगा जाए, जितना पेट में कहा भी जाता है कि पेट में जितना मांगे उतना ही भोजन कीजिए। अधिक भी तथ्य अगर लपेट देंगे, अधिक भी ज्ञान अगर झाड़ देंगे इसमें दे देंगे तो क्या होगा, नुकसान कर जाएगा। तो अधिक ज्ञान भी यहां हमें देने की जरूरत नहीं है दोस्तों, कि हम ज्ञानी इतने बन जाए कि उस सामने वाले को लगे कि बहुत ज्ञान बक रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। यहां संतुलित और सारगर्भित निबंध होना चाहिए। पहले पिछली क्लास में मैं बता चुका हूं।
जो मांगा निबंध में मांगा गया है उसी का विस्तार यहां होना चाहिए। विस्तार भी कैसे होना चाहिए दोस्तों? निबंध की में मूलभूत विचारों का विकास होता है, जो आपके विचार हैं, दृष्टिकोण है, आपकी भाषा है, इसका यहां पर विकास होता है धड़ में। और दोस्तों इसमें तर्क और प्रतितर्क विकसित होते हैं। जो आप कहना चाहते हैं अपने पक्ष में आप तर्क देते हैं, उसके विपक्ष में जो बात अगर कोई घटना है तो उसके विपक्ष में आप तर्क देते हैं। नकारात्मक और सकारात्मक इम्पैक्ट यही दिखाई आपके देते हैं। नकारात्मक इम्पैक्ट को दोस्तों यहाँ पर आप चुनौतियों के रूप में आपको प्रस्तुत करना होता है और फिर उसकी समस्या का समाधान भी सुझाना होता है। और इस तरह से तर्क और प्रतितर्क का विकास जो होता है वह मुख्य भाग में ही होता है। यहां अगर तर्क प्रतितर्क का विकास नहीं हुआ है तब भी आप अधूरे हैं। आगे मैं बात करूं तो आपके व्यक्तित्व जो है वह यहीं पर झलकने लगता है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपका दृष्टिकोण कैसा है, आपकी भाषा कैसी है, आपके विचार कैसे हैं। कल मैंने जो संघ लोक सेवा आयोग के दिशा निर्देश में मैंने बताया था वो सारी चीज धड़ में ही दृष्टिगोचर स्पष्ट रूप से होने लगते हैं। यहां पर आप जाकर गंगा में डुबकी लगा रहे होते हैं दोस्तों, इतने गहरे में मत चले जाइए कि आप तैरना जानते नहीं है, बहा कर लेकर नदी चली गई, पानी नदी में बह गए। इतने उथले में मत नहाइए कि नहा रहे हैं तो ऊपर बालू और कीचड़ से सन गए हैं। ऐसी जगह पे आप नहाइए जहां आप साफ सुथरे रह सकते हैं। तो दोस्तों आप यहीं पर गंगा स्नान करते हैं मुख्य भाग में ही, और यहीं पर यह निर्णय हो जाता है कि आपने क्या किया है। और यह नंबर देने के लिए यह भी महत्वपूर्ण धड़ है आपका। आगे दोस्तों मैं बात करूं तो आप कहीं भी संकीर्णता का परिचय मत दीजिए। निबंध अगर मुख्य भाग लिख रहे हैं तो अपनी संकीर्णता को त्याग दीजिए। सबसे अधिक भटकने की गुंजाइश होती है तो यही होती है, क्योंकि यहां अधिक लिखना होता है, इसीलिए भटकने की गुंजाइश भी अधिक यहीं पर है। तो आप संयमित रहें और अपनी प्रगतिशीलता का परिचय दें, संयमित भाषा का प्रयोग करें। जरूरत पड़े तो साक्ष्य और प्रमाण और उदाहरणों के द्वारा अपने कथन को प्रमाणित करते चलें। अगर आप दूसरी बात कि दोस्तों इसमें बहुत सारे पैरा, क्योंकि इसके शब्द अधिक होते हैं तो इसमें कई सारे पैराग्राफ्स भी होते हैं, कई सारे पैरा में लिखना होता है, अनुच्छेदों में लिखना होता है। तो दोस्तों एक अनुच्छेद से दूसरे अनुच्छेद के बीच तारतम्यता भी इसमें होनी चाहिए। ऐसा न हो कि ये कटा हुआ महसूस हो रहा है। आगे प्रस्तुतिकरण में हम इसकी बात करेंगे कि हम अनुच्छेदों को कैसे लिखें। तो दोस्तों यह हमारा रहा धड़, जहां से हमें संपूर्ण शरीर को ऊर्जा मिलती है, हमारा संपूर्ण शरीर पोषित होता है। यही वह भाग है जिसे हम मुख्य भाग के रूप में जानते हैं। अगला है दोस्तों निष्कर्ष, यानी पैर। हम अब चलकर कहां तक आए हैं? यहां से सर से चले थे अब पैर तक, यानी पैर क्या है? अब दिखाता है कि हम चलकर आपके पास आए हैं, कि आप हमारे पास आ रहे हैं। दोस्तों हमें किसी के पास अगर कोई काम करने के लिए जाना हो या हमें किसी से काम हो तो हम उसके पास चलकर जाएंगे तो उसका इफेक्ट बेहतर होगा, वह ज्यादा प्रभावी होगा। हमें आपसे काम है और हम आपको अपने पास बुला रहे हैं। एक तो हमें स्वयं आपसे काम है और दूसरी हम आपको अपने पास बुला रहे हैं। तो आप कहेंगे यार देखो इसको काम भी आना है, अपने पास बुलाकर, तो आपके मन में एक खिन्नता आ जाएगी। तो हमें स्वयं हम आपके पास चलकर जाएं और तब कहें कि हम एक काम है, तो आप शायद कर देंगे, आपके अंदर वो खिन्नता नहीं आएगी। तो यह निष्कर्ष यानी पैर है, जो आप निबंध को लेकर सर और धड़ से होते हुए जो आप बढ़ रहे थे, आगे अपने भवन का निर्माण कर रहे थे, तो यह निष्कर्ष उसका कंगूरा है एक तरह से। और यह निर्धारित, यह कंगूरा, यह पैर निर्धारित कर देता है कि आप चल कर आए हैं तो आपके पैर थक तो नहीं गए हैं। दोस्तों यही कारण है कि देखिए एक चीज और मैं आपको बता दूं, नंबर आपको कहां मिलते हैं? भूमिका पर आपको परीक्षक नंबर दे देता है, या मुख्य भाग पर परीक्षक नंबर देता है, या फिर निष्कर्ष पर परीक्षक नंबर देता है। तो दोस्तों आप कहेंगे कि भूमिका पढ़ लेता है, मध्य भाग पढ़ लेता है, जब निष्कर्ष पढ़ लेता है तब वह नंबर देता है। यानी दोस्तों अंत भला तो सब भला, यानी आपका अगर निष्कर्ष एकदम बिल्कुल सही है, अंत आपका भला हुआ है, तो दोस्तों आपका भी भला हो जाएगा। परीक्षक आपको उन्मुक्त ढंग से नंबर दे देगा।
लेकिन अंत भला निष्कर्ष आपका सही और संतुलित नहीं है, इसमें समग्र दृष्टिकोण का आप विकास नहीं कर पाए हैं, तो निष्कर्ष में क्या होगा, नंबर कट जाएंगे, क्योंकि यही आपको निबंध देना होता है। निष्कर्ष तक आते आते व्यक्ति बहुत सारी बातों को भूल जाता है कि भूमिका में क्या था, मध्य भाग में क्या था। वही बातें याद रखती हैं जो उसे प्रभावित कर रही होती हैं, और फिर निष्कर्ष उसके सामने होता है। तो प्रभावित करने वाली या चमत्कृत करने वाली बातें जो आकर्षित करने वाली होती हैं वही याद रहती है, और फिर निष्कर्ष उसके सामने होता है, और फिर आपका नंबर होता है। तो दोस्तों, अंत भला तो सब भला की तरह आपका निष्कर्ष भला होना चाहिए। इसके लिए दोस्तों मैं बात करूं तो भूमिका के समापन में, भूमिका का जब निष्कर्ष का जब आप समापन करते हैं तो इसके समापन महत्वपूर्ण भूमिका आपके नंबर के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है, और इस तरह से यही आपका नंबर मिलता है कि आप अब क्या पाएंगे। दोस्तों मैं बात करूं तो निष्कर्ष के तुरंत बाद ध्यान दीजिए कि ऐसा लगे पढ़ने के बाद, जब निष्कर्ष आप लिख चुके हैं तुरंत बाद ऐसा लगे कि निष्कर्ष बिल्कुल पूर्ण है, निबंध जो लिखा गया है इसमें कोई कमी नहीं है, पूर्णता है। पढ़ने वाले को लगे कि निबंध पूर्ण है तो आपको पूर्ण नंबर मिलेंगे, अधिक से अधिक नंबर मिलेंगे। निबंध को पढ़ते हुए, निष्कर्ष पढ़ते हुए कहीं से अपूर्णता का एहसास नहीं होने देना चाहिए कि आप पढ़ने वाले को लगे यार ये छूट गया वो छूट गया। यानी यहाँ समग्रता होनी चाहिए। यहाँ जो दृष्टिकोण है वह विशिष्ट दृष्टिकोण का परिचय देना है। जहाँ भूमिका में आप सामान्य दृष्टिकोण का परिचय देते हैं, मुख्य भाग में आप व्यापक दृष्टिकोण का परिचय देते हैं, वही निष्कर्ष में आपको विशिष्ट दृष्टिकोण का परिचय देना होता है। और दोस्तों यह विशिष्ट दृष्टिकोण ही निष्कर्ष के लिए महत्वपूर्ण है। एक चीज मैं आपको और पते की बात बता दूं दोस्तों, इसका अंत भी 7 से 10% शब्दों में होना चाहिए। 80 से 85% शब्दों में मुख्य भाग होना चाहिए, और फिर 7 से 10% में आपका निष्कर्ष होना चाहिए। निष्कर्ष चाहे तो आप 12-14 तक भी, यानी एक पैरा या 2 पैरे में निष्कर्ष को आप खत्म कर सकते हैं। भूमिका के लिए कोशिश कीजिए कि 1 पैरे में खत्म हो जाए। निष्कर्ष जरूरी हो तो निष्कर्ष के लिए आप 2 पैरे का चयन कर सकते हैं। और इस तरह से दोस्तों 7 से 10 क्या 7 से 15 के बीच में भी निष्कर्ष अगर जरूरी हो पूर्णता के लिए, तो दोस्तों इसका सहारा आप ले सकते हैं कि 15% निष्कर्ष लिख सकते हैं आप, क्योंकि नंबर आपका यहीं से उठने वाला है। दोस्तों आपका ये निष्कर्ष ऐसा होना चाहिए कि अब कुछ तरीके हैं निष्कर्ष के, जैसे भूमिका के जो तरीके हैं मैंने बताया है कि भूमिका के लिए ये तरीके हो सकते हैं। मध्य भाग के लिए कोई खास तरीका नहीं है, वो मैंने प्रस्तुतिकरण में मध्य भाग को मैं डिफाइन करूंगा कि प्रस्तुतिकरण के लिए हम क्या करें। भूमिका के लिए भी कुछ तरीके हैं, और भूमिका के उन तरीकों की दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं कि वे कौन कौन से तरीके हैं। तो पहला तरीका है समाधान या संभावना पर आधारित निष्कर्ष आप दे दें। समाधान या संभावना पर, अगर ग्लोबल वार्मिंग पर अगर निबंध आया हुआ है, या कृषि कानून पर ही आ गया, या किसी नीति पर आ गया, तो दोस्तों या किसान आत्महत्या पर ही आ गया, तो आप समाधान या संभावना पर आधारित निष्कर्ष दे सकते हैं। संभावना पर आधारित जब आप निष्कर्ष देते हैं तो एक चीज निकल कर आता है कि आप समस्या समाधान का सामर्थ्य है, आप में समस्या को पहचानने की क्षमता है, और उसके समाधान करने की भी आप में क्षमता है। तो समस्या समाधान की क्षमता आप में दृष्टिगत होने लगती है, तो इसके भी अच्छे प्रभाव पड़ते हैं। दूसरा यह निष्कर्ष या समापन या उपसंहार का यह तरीका हो सकता है कि चेतावनी या संबंधित खतरों को आगाह करती हुई निष्कर्ष को हम लिख दें। चेतावनी या संभावित खतरों को आगाह करती हुई कि अगर ग्लोबल वार्मिंग पर आ गया तो आप लिख सकते हैं कि यदि अब भी हम नहीं चेते तो आगे आने वाला समय ऐसा होगा। तो यानी ये क्या है, चेतावनी दे रहा है या संभावित खतरों के प्रति आगाह कर रहा है। तो समापन ऐसे भी हो सकता है, यह बताता है कि आप जागरूक प्रतियोगी हैं, समाज के प्रति आपके अंदर जागरूकता है। तीसरा यह हो सकता है तरीका दोस्तों कि कविता या प्रसिद्ध कथन पर आधारित कोई संवेदनशील कथन को आप या काव्यांश को वहां दे सकते हैं और अपने निष्कर्ष को खत्म कर सकते हैं। यह आपकी संवेदनशीलता को दर्शाता है, यह आपकी अध्ययनशीलता को दर्शाता है। अगला तरीका यह हो सकता है कि आप संपूर्ण विषय को एक सार के रूप में निष्कर्ष लिख दें कि संपूर्ण विषय का हमारा सार तत्व यही है और मैं क्या कहना चाहता था, तो एक सार तत्व के रूप में लिख दें। या आपके दोस्तों
विचारशीलता को दर्शाता है कि आपका विचारशीलता कैसी है, उसको यह रेखांकित करता है, आपकी तर्कशीलता को रेखांकित करता है। तो इस तरह से भी आप निष्कर्ष लिख सकते हैं। अगला तरीका निष्कर्ष लिखने का आपका यह हो सकता है कि भूमिका से जुड़ते हुए अपने निष्कर्ष को लिख दें, यानी यह आपके परिपक्वता को दर्शाता है और इससे निबंध में कसाव आ जाता है कि शुरू से लास्ट तक निबंध क्या है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो आप इस तरह से दोस्तों भूमिका से जुड़ा हुआ निष्कर्ष भी आप दे सकते हैं, क्योंकि भूमिका में जमीन तैयार हो ही गया था, उससे जुड़ा निष्कर्ष होगा तो एक तरह से कसाव और जुड़ा हुआ निबंध महसूस होगा। इस तरह से निष्कर्ष के भी कई तरीके आपके सामने हो सकते हैं, कई तरीके से आप निष्कर्ष लिख सकते हैं। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि कोई उदाहरण मैं दूं, या तो दोस्तों आगे की जो कक्षाएं हैं वह निबंध की पाठशाला ही है, शीर्षक से ही आप समझ रहे हैं। तो आगे की जब हम उदाहरण देंगे या निबंधों का जब वर्णन करेंगे तो हमें बताऊंगा कि इसका निष्कर्ष कैसा होना चाहिए और एक कौन सा निष्कर्ष है। आप भी अगर कोई चाहे किसी अच्छे तरीके से निष्कर्ष निकालना या समापन निबंध करने के लिए, तो उसके लिए भी आप अपना तरीका अपना सकते हैं, लेकिन यह तरीका मारक होनी चाहिए। दोस्तों अब बात आती है, अगला निबंध का ढांचा हो गया। ढांचे के संबंध में भी हमने जान लिया कि भूमिका हम कैसे लिखें, भूमिका क्या है, भूमिका में क्या क्या होना चाहिए, मध्य भाग में क्या होना चाहिए, मुख्य भाग में, और कैसे लिखें, और तीसरा था अंतिम चरण जिसमें निष्कर्ष, उपसंहार या समापन के रूप में था, तो वह किस तरीके से हम लिख सकते हैं, उसमें क्या होना चाहिए, इन सब का वर्णन हमने किया। दोस्तों अब बात आती है कि प्रस्तुतिकरण इन सब का कैसा हो। हमने तो ये पूरा लिखा, सब कुछ लिखा, लेकिन अब महत्वपूर्ण तथ्य है प्रस्तुतिकरण। अब प्रस्तुतिकरण कैसा होना चाहिए निबंध का, इस पर हम चर्चा कर लें। अक्सर लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं, सब कुछ समझा देते हैं और प्रस्तुतिकरण पर ध्यान नहीं देते हैं कि निबंध का प्रस्तुतिकरण कैसा हो। दोस्तों आप एक बात बताइए, निबंध हमने लिखते समय मैंने भूमिका का भी बहुत अच्छे से निर्वहन किया, मध्य भाग का भी निर्वहन किया और उपसंहार का भी निर्वहन किया, बहुत अच्छे अच्छे मटेरियल डालकर मैंने खाना बना दिया। यहां तक बात स्पष्ट हो गई। तो दोस्तों खाना बनाने में और खाना परोसने में अंतर होता है। बहुत अच्छा हमने खाना बनाया, लेकिन खाना आपको परोसते समय हमने सही से नहीं परोसा खाना। आप खाएंगे तो अच्छा तो लगेगा, लेकिन मन ही मन कहेंगे यार देखो अच्छे से इसने परोसा नहीं था, लग रहा था कि इसको खिलाने का विचार नहीं था, जबरदस्ती खिला रहा है। तो दोस्तों परोसने का जो तरीका है यह भी अगर उत्तम है, खाने के टेस्ट के साथ साथ, अच्छी सामग्री के साथ साथ अगर परोसने का तरीका भी अगर अच्छा है, तो फिर खाने वाला प्रसन्नचित्त हो जाता है, वह सोचता है वाह क्या बात है। तो दोस्तों यह परोसना क्या है, निबंध का प्रस्तुतिकरण है। अब तक आपने क्या किया, अब तक आपने सामग्री को देखा, ढांचे को देखा कि खाना कैसे बनेगा, क्या क्या तरीका है, खाना बनाया आपने, लेकिन परोसने का तरीका आपका गलत है, तो फिर नेगेटिव इंपैक्ट उसका पड़ता है और इसमें 10 से 15 नंबर आपके कट जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, प्रस्तुतिकरण का तरीका भी आपका बेहतर होना चाहिए, और अगर ये बेहतर है तो सोने पर सुहागा है। आप अन्य प्रतियोगी छात्रों से 10 से 15 नंबर अधिक अर्जित कर सकते हैं केवल अपने प्रस्तुतिकरण को सुधार कर। तो अब बात आती है कि प्रस्तुतिकरण को सुधारा कैसे जाए, इसके लिए कौन कौन से फैक्ट हैं जिनको हम सुधारें। तो पहला फैक्ट आता है दोस्तों पैराग्राफ, जिसे आप अनुच्छेद कहते हैं। दोस्तों निबंध को पैराग्राफ में लिखना चाहिए। आप कभी निबंध को बिंदु क्रम में मत लिखिए, 1-2 करके मत लिखिए, शीर्षक उपशीर्षक डालकर मत लिखिए कि यह भूमिका है, यह मुख्य भाग है, फिर मुख्य भाग में यह उपशीर्षक है, फिर यह उपसंहार है। ये गलती आप मत कीजिएगा, शीर्षक उपशीर्षक कभी मत लिखिएगा, कभी भी बिंदु या 1-2-3 करके कभी ऐसा मत कीजिएगा। अगर ऐसा करते हैं तो आपके नंबर कट जाएंगे। आपको पैराग्राफ में लिखना होता है। पैराग्राफ इतना छोटा ना हो कि लगे कि यार ये तो अधूरा पैराग्राफ है, पैराग्राफ इतना भी बड़ा ना हो कि पढ़ने वाला कहे यार क्या क्या इसमें भर दिया है कूड़ा कचरा। तो पैराग्राफ बोझिल भी नहीं होना चाहिए और इतना संक्षिप्त भी नहीं होना चाहिए। पैराग्राफ 5 से 7 वाक्य में आप लिख सकते हैं। तो यह रहा पैराग्राफ। दोस्तों पैराग्राफ की बात करें तो एक पेज पर जो लोक सेवा आयोग का जो मुख्य परीक्षा में जो पेज आता है, एक पेज पर 2 से 3 पैराग्राफ आप लिख सकते हैं।
कोशिश करें कि उस पर मुख्य रूप से 2 ही पैराग्राफ लिखें। अगले पृष्ठ पर अगले अनुच्छेद या अगले पैरे से आप निबंध की शुरुआत करें। अगर छोटे पैराग्राफ हैं तो 3 पैराग्राफ तक आप लिख सकते हैं। तो जरूरी नहीं है एक पृष्ठ पर अगर 3 पैराग्राफ है तो दूसरे पर आप 2 पैराग्राफ भी दूसरे पृष्ठ पर आप लिख सकते हैं मुख्य परीक्षा में। तो आपका पैराग्राफ ना अधिक बड़ा होना चाहिए ना अधिक छोटा होना चाहिए। एक और लोग गलती करते हैं पैराग्राफ लिखते समय दोस्तों कि 2 वाक्यों के बीच की जो लाइनिंग होती है दोस्तों, लिखते वक्त समान दूरी लोग नहीं रख पाते हैं। तो दूरी समान होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि लिखते वक्त ऐसा लगे कि यह जो लाइनिंग है यह आड़ा तिरछा चल रहा है। स्ट्रेट होनी चाहिए। यह जो दूरी है 2 वाक्यों के बीच में यह समान होनी चाहिए। आड़ा तिरछा लिखेंगे तो प्रस्तुतिकरण देखने में अच्छा नहीं लगेगा और एक वाक्य दूसरे वाक्य से जाकर अंतर सट जाएगा। समान दूरी होनी चाहिए। अन्य महत्वपूर्ण बात यह दोस्तों कि कितने लोग होते हैं कि पैराग्राफ समझ में ही नहीं आता है कि पैराग्राफ कहां से शुरू किए हैं। तो पैराग्राफ अगर लाइनिंग है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, तो लाइनिंग जितना अगर आपका वाक्य आया है तो इस वाक्य का 20% हिस्सा पैराग्राफ शुरू करते समय छोड़ दीजिए और फिर यहां से लिखना शुरू कीजिए आप। यानी 20% छोड़ दीजिए और फिर अगली लाइन से यहां तो आ ही जाएंगे आप। तो 20% हिस्सा छोड़कर आप हर अनुच्छेद की शुरुआत कीजिए। ऐसा नहीं कि जहां मर्जी वहीं से अनुच्छेद की शुरुआत आपने पैराग्राफ की शुरुआत कर दिया। तो ऐसा भी शुरुआत पैराग्राफ का नहीं होना चाहिए। पैराग्राफ पढ़े तो वह पूर्णता का एहसास होना चाहिए। ऐसा न लगे कि पैराग्राफ बीच से टूट गया है। एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ के बीच भी तारतम्यता और धारा प्रवाह होना चाहिए। तो दोस्तों पहला है पैराग्राफ। तो इसके संबंध में महत्वपूर्ण जो जरूरी चीजें थी आपको हमने बताया। आगे बात करें तो व्याकरण सम्मत दूसरे टॉपिक है इसमें, व्याकरण सम्मत। आप निबंध लिख रहे हैं तो निबंध व्याकरण सम्मत होना चाहिए। अगर व्याकरण सम्मत नहीं है, वर्तनी की अशुद्धि है, आपके नंबर स्वाभाविक रूप से कट जाएंगे। तो आपके वाक्य क्या होना चाहिए? व्याकरण सम्मत होने चाहिए। व्याकरण सम्मत का मतलब आप ये मत समझिएगा संस्कृत निष्ठ हिंदी होना चाहिए। जरूरी पड़े तो आप उर्दू के शब्दों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अंग्रेजी के शब्दों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अत्यधिक इस्तेमाल से बचिएगा। अब डॉक्टर लिखना है तो डॉक्टर ही लिखेंगे, वैद्य तो लिखेंगे नहीं। अगर जरूरी है स्कूल लिखना तो जरूर स्कूल तो आप लिखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि जानबूझकर आप इंग्लिश वर्ड उसमें डाल रहे हो। अगर ऐसा कर रहे हैं तो आपका नंबर कट जाएगा। जहां जरूरी हो, तकनीकी वर्ड हो तो तकनीकी वर्ड को तकनीकी शब्दों को आप लिख सकते हैं, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। स्पष्ट हुआ? अब मोबाइल लिखना है तो मोबाइल ही आप लिखेंगे। तो इसलिए दोस्तों ध्यान दीजिए, दूरभाष आप नहीं लिख देंगे। दूरभाष लिखेंगे क्या होगा? कठिन हो जाएगा, बोझिल वर्ड हो जाएगा। तो आप मोबाइल ही लिखेंगे क्योंकि ये व्यवहारिक शब्द है। तो व्यवहारिक शब्दों में अगर अंग्रेजी उर्दू के शब्द आ रहे हैं तो उनसे परहेज मत कीजिए, लेकिन जबरदस्ती निबंध में उन्हें घुसेड़िए भी मत, इससे आपके नंबर कट जाएंगे। और इस तरह से व्याकरण सम्मत में शब्दों पर ध्यान दीजिए, व्यवहारिक शब्द का प्रयोग कीजिए, भाषा सहज और सरल हो, त्रुटिपूर्ण न हो। और महत्वपूर्ण व्याकरण के संबंध में बात करूं तो विराम चिन्हों पर ध्यान दीजिए। विराम चिन्हों पर आप ध्यान दीजिए। विराम चिन्ह अगर आप लगाते समय गलती कर गए हैं तो बहुत समय संभव है कि अर्थ का अनर्थ हो जाए। आप नहीं लिख रहे हैं तो नहीं में ऊपर यह बिंदी होनी चाहिए, मैं लिख रहे हैं तो यह बिंदी होनी चाहिए, नहीं है तो यानी गलत है, तो व्याकरण सम्मत भाषा होनी चाहिए। दोस्तों विराम चिन्ह का प्रयोग मैं आपको एक उदाहरण देकर मैं बता दूं। रुको मत जाओ, और मैं आपसे, आप हमारे क्लास में बैठे हुए हैं और किसी एक विद्यार्थी को मैंने कहा रुको मत जाओ, मैंने यह लिखा और कहा कि इसका पालन करो। बहुत बच्चे होंगे तो यह सोचेंगे सर कह रहे हैं रुको मत जाओ, बहुत बच्चे कहेंगे रुको मत जाओ। यानी विराम चिन्हों का गलत प्रयोग अर्थ का अनर्थ कर सकता है। यदि हमने यहाँ कॉमा लगाकर हम आपको रोकना चाहते हैं और हमारा कॉमा यहाँ है, अगर हम रोकना चाह रहे हैं लेकिन कॉमा हमने लगाना भूल गया और हम कॉमा यहाँ लग गया, तो हमने कहा कि रुको मत जाओ, लेकिन कॉमा गलती से यहाँ लगा हुआ है, तो क्या हुआ?
रुको मत, जाओ, और बदले में आप सारे लोग निकल कर चले गए। क्या हुआ? अर्थ का अनर्थ हो गया। तो विराम चिन्हों का सटीक प्रयोग आपको आना चाहिए कि विराम चिन्हों का प्रयोग आप कैसे कर रहे हैं, कहीं अर्थ का अनर्थ तो नहीं हो रहा है। अगर किसी भाषा या किसी उद्धरण या किसी अंश को आप वहां दे रहे हैं तो आप इन्वर्टेड, डबल इन्वर्टेड कामा का प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कोई शाश्वत कथन है तो सिंगल इन्वर्टेड कामा का यानी एकल उद्धरण चिन्ह का प्रयोग आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, यह महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों व्याकरण सम्मत में यह भी ध्यान रखिएगा, विराम चिन्हों का प्रयोग भी आता है तो विराम चिन्हों के प्रयोग आपको आने चाहिए, विराम चिन्हों की पहचान होनी चाहिए आपके अंदर। तो निबंध जब हम आगे बताएंगे, पढ़ाएंगे, तो विराम चिन्हों के प्रयोग के बारे में हम जगह जगह जहां जरूरत पड़ेगी वहां आपसे बात कर लेंगे। आगे बात करें भाषा की, अगला फैक्ट है भाषा। तो भाषा सहज, सरल और स्वाभाविक होनी चाहिए, स्पष्ट है, बोझिल और त्रुटिपूर्ण नहीं होनी चाहिए। अगला जो तथ्य है वह पठनीयता का है। दोस्तों हमने बहुत अच्छा लिखा है लेकिन कोई पढ़ ही नहीं पा रहा है। हमारे लिखने का क्या मतलब है भाई? हमने बहुत अच्छा, खूब लिखा है, बेहतरीन लिखा है, लेकिन कोई पढ़ नहीं पा रहा है। हमारे उस लिखने का मतलब क्या है? पठनीयता नहीं है। तो दोस्तों निबंध पठनीय होनी चाहिए, उसमें पठनीयता होनी चाहिए, और पठनीयता में आपकी हस्तलिपि जो है वह महत्वपूर्ण है। लोक सेवा आयोग इस संदर्भ में दिशा निर्देश भी देता है कि पठनीय होना चाहिए, अगर नहीं है तो 10 नंबर आपके 10 मार्क कट जाएंगे। तो दोस्तों यहां आप मात खा जाएंगे 10-15 नंबर से, क्योंकि वो पढ़ ही नहीं पाएगा, बेहतर होकर क्या। तो दोस्तों जो पठनीयता है, जो आपकी हस्तलिपि है, यह एक सकारात्मक प्रभाव डालती है। आगे बात करें तो स्वच्छ और स्पष्ट आपकी हस्तलिपि होनी चाहिए। स्वच्छ और स्पष्ट, साफ लिखा होना और स्पष्ट लिखा होना चाहिए, अक्षर हो तो स्पष्ट हो। तो दोस्तों पठनीयता के संबंध में हम हस्तलिखि के संदर्भ में अलग से कभी बात आपसे कर लेंगे कि हम अपने लेखन को कैसे सुधारें, हस्तलिपि में अपना सुधार कैसे करें, हम कभी इसकी चर्चा अलग से कर लेंगे। दोस्तों आगे बढ़ें तो रेखांकन, अगला तथ्य है प्रस्तुतिकरण में रेखांकन। जरूरी और महत्वपूर्ण अगर कोई बिंदु है या अंश है तो उसको आप रेखांकित कर दीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए, ताकि परीक्षक का ध्यान उस पर आकृष्ट हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि परीक्षक हमारी इस बात पर ध्यान दे तो उसे अंडरलाइन कर दीजिए। अगर आप नीले पेन से लिख रहे हैं तो ब्लैक पेन से उसे अंडरलाइन कर दीजिए। दोस्तों यह भी संभव है कि नीले पेन से लिख रहे हैं तो ब्लैक पेन से जिसे आप हाईलाइट करना चाहते हैं, परीक्षक का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं, तो उस वाक्य को ही ब्लैक पेन से लिख दीजिए, तो अंडरलाइन करने की वहां जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इसके लिए 2 तरीका अपना सकते हैं परीक्षक का ध्यान आकृष्ट करने के लिए, या तो अंडरलाइन कर दीजिए ब्लैक पेन से, या फिर उस वाक्य को ही ब्लैक पेन से वहां तक लिख दीजिए, उन शब्दों को, तो यह रेखांकन कहलाएगा। तो दोस्तों प्रस्तुतिकरण में रेखांकन की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, परीक्षक वहां विशेष रूप से ध्यान देता है। अगला है कि विषयानुकूल वाक्यांशों का प्रयोग। इसमें हम विषय के अनुकूल वाक्यांशों का प्रयोग करते हैं कि कहां हमें किस वाक्यांश का प्रयोग करना है। हम कविता या कोई उदाहरण दे रहे हैं, वहां उसका तुक ही ना हो, वहां उदाहरण हमने दे दिया, उसकी वहां जरूरत ही ना हो, तो दोस्तों क्या होगा? नंबर कट जाएगा, निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। जरूरत हो वहां हम दे नहीं रहे हैं। तो विषयानुकूल और जहां उपयुक्त हो वहां हम जरूरी वाक्यांशों का प्रयोग हमें करना चाहिए, और ये सारी चीजें दोस्तों निबंध के प्रस्तुतिकरण में सहायक है। पैराग्राफ, ध्यान दीजिए, पैराग्राफ व्याकरण सम्मत वाक्य हो, भाषा का प्रयोग हो, विराम चिन्हों का उपयुक्त समावेश हो, विराम चिन्हों का संतुलित समावेश हो, पठनीय हो, और रेखांकित वाक्यों को रेखांकन हो, तथा विषयानुकूल वाक्यांशों का प्रयोग हो। और यह प्रस्तुतिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपका प्रस्तुतिकरण सही है तो यहाँ आकर आपका निबंध पूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप निबंध के संदर्भ में सब कुछ ए से जेड तक सब कुछ जान गए हैं, कहीं कुछ भी बाकी नहीं बचा हुआ है। अगली जो आपकी क्लास होगी दोस्तों वह अब निबंध के विषय पर होगी कि निबंध अगर विभिन्न विषयों पर हम निबंध कैसे लिखें। इसके लिए दोस्तों आप देख रहे हैं प्रैक्टिस उदाहरण, यहां लिखा हुआ है अद्यतन निबंधों के प्रैक्टिस उदाहरण। तो अगली जो क्लास होगी वह प्रैक्टिस उदाहरण पर आधारित होगी कि हम निबंध की प्रैक्टिस कैसे करें और किस तरह से हम एक अच्छा निबंध लिख सकते हैं, अच्छा
अंक ला सकते हैं और अपनी रैंकिंग में सुधार कर सकते हैं। अगर असफल हो रहे हैं निबंध की वजह से तो सफल हो सकते हैं, या कुछ नंबर से असफल हो रहे हैं तो निबंध में अच्छे अंक लाकर हम सफल हो सकते हैं। तो दोस्तों इसके संबंध में हम अगली कक्षाओं में चर्चा करेंगे। इससे पहले दो शब्द मैं आपसे कह दूं, कुछ लिख के सो कुछ पढ़ के सो, तू जिस जगह से जगा सवेरे उस जगह से बढ़ के सो। भवानी प्रसाद मिश्र का यह कविता का अंश है। तो दोस्तों आप हर रोज कुछ लिखिए, कुछ पढ़िए और आप जहां से जग रहे हैं वहां से आगे बढ़कर सोइए। इसका अर्थ यह है कि आप आज जहां हैं, आपकी योग्यता, आपके विचार, आपकी भाषा, आप वहां से आगे बढ़ गए हैं। और इस तरह से भवानी प्रसाद मिश्र की इस कविता के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं और फिर अगली क्लास में आप सबसे मिलूंगा। थैंक यू।